हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। आज है 3 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। जो पहली न्यूज़ है वो है हमारे जन औषधि केंद्र से रिलेटेड। अब क्या है ना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जो जन औषधि केंद्र है उनकी संख्या 10,000 से अब 25,000 बढ़ा दी जाएगी। मतलब इतने सारे नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन ये जन औषधि केंद्र होते क्या है? ये बेसिकली ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अफोर्डेबल मेडिसिन मिलती है। बेसिकली वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, ब्रांडेड नहीं मिलती, तो वो सस्ती पड़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा सस्ती। तो इसका मेन एम यही है कि लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन एक्सेसिबल हो और जो ओवरऑल हेल्थ केयर है वो अफोर्डेबल हो। सो दिस डिसीजन इज़ इन लाइन विद द विजन to make healthcare more affordable and accessible in the country. All right. And अब ये लॉन्च किसने किया है? तो इट इज़ अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अलॉन्ग विथ सेंट्रल फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एंड इट प्रोवाइड अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो एक सोसाइटी है, फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये बेसिकली सोसाइटी रजिस्टर्ड है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में। ये बॉडी है जो इम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद इसकी बात करें, बेसिकली पूरी स्कीम का नाम यह है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। लॉन्च तो ये अराउंड 2008 में ही कर दी गई थी, काफ़ी पहले की है। और इसका एम है कि भाई क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल हो सबको, स्पेशली पुअर लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस जनरेट हो कि भाई जेनरिक मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, और उसके लिए उनको एजुकेट करें, पब्लिसिटी करें उसकी, एंड प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो बाय एंगेजिंग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन ओपनिंग सच केंद्रास। ये सारे इसके कुछ मोटिव्स हैं। और इसकी टैगलाइन है जन औषधि सेवा भी और रोज़गार भी। लॉन्च्ड इन 2008। एंड जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो इनकी जो प्राइस होती है वो 50 to 90% लेस होती है ब्रांडेड मेडिसिन की प्राइस से। एंड सिर्फ यहाँ पे मेडिसिन नहीं, इन वाले स्टोर्स पे मेडिकल और बाकी के अलाइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सारे भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है डॉलराइजेशन। अब अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ की जो करेंसी है उसकी हार्डली कुछ वैल्यू रह गई, उसकी वैल्यू बहुत ही डिवैल्यू हो चुकी है। इन सब के चलते वहाँ के जो अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उन्होंने ये कहा है, क्योंकि उनकी खुद की करेंसी की वैल्यू काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है, तो इसलिए वो अब US डॉलर जो है उसको लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेंगे उनकी खुद की कंट्री में, यानी कि अर्जेंटीना में। इस वाले प्रोसेस को ही डॉलराइजेशन बोलते हैं। एज अर्जेंटीना इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस like there is severe inflation, poverty, etc. The newly elected president of Argentina has promised to make US dollar as the legal tender in his country. It will replace his own national currency peso अर्जेंटीना करेंसी उसको रिप्लेस करेगा ये, and this whole process is called as dollarization. ऐसा पहले भी किसी कंट्री ने किया है, वो है इक्वेडोर। इन्होंने किया था 2000 में। ऑल राइट। किया क्यों जाता है? तो भाई देखो, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, यहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। जब US को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। और जब थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमी में, जब पता है कि कोई स्टेबल करेंसी यूज़ हो रही है, तो वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे ये लोग। उसके बाद जो स्पेकुलेशन वगैरह बढ़ जाते हैं, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि जहाँ पे खुद की करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो स्पेकुलेशन जैसी चीज़ें काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो वो सारी कहीं ना कहीं हम मिटिगेट कर पाएंगे। उसके बाद फिस्कल डिसिप्लिन आएगा थोड़ा इकोनॉमी में,
अभी तक इन्होंने कुछ मिस्टेक्स की थी, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा करेंसी प्रिंट की थी अपने डेट्स वगैरह चुकाने के लिए। सो वो सब इसमें नहीं होगा, क्योंकि अब ये डॉलर ही वहाँ पे लीगल टेंडर हो जाएगा। तो और जब यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी इकोनॉमी में, तो ये बेटर फोरकास्ट कर पाएंगे कि अब आगे इकोनॉमी कैसे जाएगी, क्या जाएगी, और उस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर पाएंगे। सो ये सारे कुछ इसके इम्पैक्ट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके कुछ चैलेंजेस नहीं है, थोड़े चैलेंजेस भी है, क्योंकि आप कोई और करेंसी जो है उसको लीगल टेंडर मान रहे हो, तो खुद का जो कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी पे, वो नहीं रह जाएगा अर्जेंटीना का। उसके अलावा कि बाहर की करेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत अगर वहाँ पे मान लो यूएस डॉलर में कुछ इंस्टेबिलिटी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक लग सकता है इनकी खुद की इकोनॉमी को भी। और देखो, डॉलराइजेशन कोई एक बहुत कोई ऐसा पैनाशय नहीं है, कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो अंदर इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर बाकी कुछ करप्शन वगैरह के जो इश्यूज़ हैं, वो सब अगर डील नहीं करे जाएंगे तो डॉलराइजेशन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। सो इट डज नॉट एड्रेस इंटरनल स्ट्रक्चरल इश्यूज विद इन दैट इकोनॉमी। जैसे कि अर्जेंटीना में एक प्रॉब्लम थी कि सब्सिडीज़ काफ़ी दी जा रही थी, वेलफेयर स्कीम्स पे पैसा धड़ाधड़ बहुत ज़्यादा लुटाया गया, वो भी प्रिंट कर करके। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो जब तक वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ ठीक नहीं होंगे, तब तक डॉलराइजेशन अकेला क्या कर पाएगा, राइट। एंड इसकी वजह से ये भी होता है कि जो एक्सचेंज रेट होती है करेंसी की, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, क्योंकि अपन बाहर की करेंसी को लीगल टेंडर की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो हो गई डॉलराइजेशन की बात कि भाई ऐसा ऐसा है, उसके ये इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये चैलेंजेस हैं। उसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट होगा वो तो बाद में ही पता पड़ेगा। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और टर्म होती है जो है डी डॉलराइजेशन, वो उसका अपोजिट होता है। इसमें ये होता है कि कंट्री ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे कि यूएस डॉलर पे रिलायंस कम से कम की जा सके। सो इट रिफर्स टू डेलिबरेट और unintentional process undertaken by a country or a region to reduce reliance on the US dollar in its financial system। अब ये कई सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि अपने जो करेंसी रिजर्व से उनको डाइवर्सिफाई करें, या फिर कुछ अल्टरनेटिव करेंसीज होती हैं उनको ट्रेड एग्रीमेंट्स में यूज़ किया जाए, राइट। या फिर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हो, या फिर खुद की जो रीजनल करेंसीज हो उनको इनक्रेज किया जाए। इस तरह से डी डॉलराइजेशन किया जा सकता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं साइक्लोन मिचोंग के ऊपर। ये बे ऑफ बंगाल में आया है, इन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड टू मेक लैंडफॉल अलोंग तमिलनाडु कोस्ट। तमिलनाडु में इसका लैंडफॉल होगा, इसलिए वेदर डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट इश्यू कर दिया है। और ये नाम किसने दिया मिचोंग, तो वो दिया है म्यांमार ने। ऑलराइट, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। उसके बाद आती है बात साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। अब हम सब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, कि भाई जैसे अभी क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्शन कभी हो रहे हैं, कभी कुछ स्टेट्स के हो रहे हैं, कभी कुछ अलग स्टेट्स के हो रहे हैं। इस तरह से टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते रहते हैं। सारे इलेक्शंस एक साथ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन पे एक्सपेंडिचर होता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका डेवलपमेंट पे ध्यान ना होकर इलेक्शंस की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये बात की जा रही है कि सारे इलेक्शंस अगर एक साथ हो जाएंगे तो भाई फिर उसके बाद आराम से डेवलपमेंट पे जो है काम किया जा सकता है। सो इस वाले चीज़ पे जो है बातचीत चल रही थी, इस पे डिस्कशंस चल रहे हैं, और उसी के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफाई की है एक 6 मेंबर पैनल के फॉर्मेशन को, जो कि एग्ज़ामिन करेगा और रिकमेंडेशंस देगा कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शंस की तरफ हमें बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। और जैसे कि मैंने बताया, इसका मतलब ये होता है कि सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज़। अब क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद हमारा अराउंड 1967 तक तो हमारे इलेक्शन सिंक्रोनाइज थे, मतलब सबके साथ में होते थे। लेकिन उसके बाद से थोड़ा इधर उधर हो गए थे कुछ असेंबलीज़ के डिसोल्यूशन होने के बाद। ऑलराइट, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्शंस बार बार नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो है कॉस्ट कम आएगी, जो इलेक्शन पे एक्सपेंडिचर होता है वो कम होगा, और हमारा पब्लिक का पैसा हम सेव कर पाएंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे जो स्ट्रेन आता है,
हम सब जानते हैं कितने पर्सनल्स की ड्यूटी लगवानी पड़ती है वहाँ पे, चाहे फिर वो पुलिस पर्सनल हो या फिर बाकी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्ट्रेन लाता है वो रिड्यूस कर पाएंगे हम, एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, गवर्नेंस इम्प्रूव करने पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। और जो पॉलिसी पैरालिसिस होता है कि ढंग की पॉलिसीज़ ला ही नहीं पाते क्योंकि सोचते हैं अगर उसका इम्पैक्ट लोगों को पसंद नहीं आया या कुछ ऐसा अच्छा डिसीजन लेकिन लोग उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट बट गुड डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इसके आने से। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक साथ इलेक्शंस करने के लिए जो है कुछ स्टेट असेंबलीज़ को जल्दी डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो वो कौन सी रेडी हो कौन सी रेडी नहीं हो उसमें अलग डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो ये सारी कुछ बातें हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि फेडरलिज्म से अलाइन नहीं है, ये बात की जाती है। उसके अलावा ये बोला जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का वोटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है, हमें पता नहीं है। इसके बाद ये बोला जाता है कि अभी बार बार इलेक्शंस होते हैं तो कम से कम जो रूलिंग पार्टी होती है वो अकाउंटेबल होती है पब्लिक के लिए, लेकिन अगर डायरेक्ट 5 साल बाद ही होंगे अगर इलेक्शंस तो उसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं, इस पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। और उसके बाद ये बोला जाता है जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे, जो कुछ लोकल इश्यूज़ होते हैं जो कि हर स्टेट के अलग अलग होते हैं वो कहीं ना कहीं बैक पोजीशन ले लेंगे, और जो यूनियन के मुद्दे होते हैं जो पूरे ओवरऑल कंट्री के हैं वो फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। सो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं, तो देखते हैं अब आगे होता है क्या क्या डिसीजन लिया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।